नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा सरकार की तरफ से जल संरक्षण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो वाकई सराहनीय हैं। कई योजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद ज्यादातर कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जल संरक्षण क्यों जरूरी है और कैसे किया जा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जल ही जीवन है, ये हमेशा हम सुनते हैं, लेकिन मानते कितना है? क्या हम जल की रक्षा जीवन की तरह करते हैं? क्या हम उसे भी उतनी तवज्जो देते हैं जितना किसी इंसान की जिंदगी को देते हैं? इन सवाल के जवाब सबके पास ना ही होंगे। हम सब जानते हैं कि पानी के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम इसे फिजूल में खर्च कर देते हैं। हमारी पृथ्वी के 70% भाग की अगर बात की जाए तो वो जल में डूबा हुआ है, लेकिन 1 से 2% इसमें से उपयोग करने लायक है। हमें जल को बहुत ज्यादा सहेज कर रखने की जरूरत है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक एक बूंद को तरस जाएंगे। पानी एक ऐसा धन है जिसे हम सहेज कर रखेंगे, तभी हमारे आने वाली पीढ़ी उसे उपयोग करेगी। आइए पहले आपको बताते हैं कि हम ये बातें क्यों कर रहे हैं और जल संरक्षण की जरूरत क्या है और जल संरक्षण कहते किसे हैं। पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करना और पानी का बचाव करना, उसे जल संरक्षण कहते हैं। जल संरक्षण के लिए हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जल को स्वच्छ और प्रदूषण विहीन संग्रह कर सकें। हमें हमारे दैनिक काम के लिए समय से रात तक पानी की जरूरत रहती है। इनमें से ज्यादातर पानी हम बिना उपयोग किए व्यर्थ करते हैं, लेकिन जल संरक्षण का प्रयोग करके हम निश्चित ही पानी का बचाव कर सकते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से भी जल संरक्षण के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं वो सराहनीय हैं। कई योजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर लोगों को और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ज्यादातर कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए अपील करते रहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से भी अपील की है कि जल संरक्षण के लिए पिछले साल जिस तरह से लगभग 1.5 लाख एकड़ धान के क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती की है, उसी प्रकार इस साल भी धान की जगह कम पानी वाली खपत की फसलों की खेती करें। साथ ही जिन क्षेत्रों में धान के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती नहीं होती है, उन क्षेत्रों में किसान डीएसआर पद्धति से धान की बुआई करें, जिससे लगभग 50% पानी की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए आईईसी गतिविधियों को जोरों शोरों से चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इन समर्पित प्रयासों से निश्चित तौर पर हरियाणा में जल को बचाने की दिशा में सार्थक परिणाम सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई संस्था या कोई सरकारी संगठन भी यदि हरियाणा में प्राकृतिक खेती के डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म तैयार करने के लिए आगे आएगी, तो सरकार की ओर से उन्हें 50 से 100 डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म तैयार करने के लिए जमीन मुहैया करवाई जाएगी। वो संस्था सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करके कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती करके जैसे विभिन्न उपायों को अपनाकर प्राकृतिक खेती करेगी। किसानों को यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिंग फार्म दिखाए जाएंगे ताकि उन्हें प्राकृतिक खेती को अपनाने की ओर प्रेरित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीने के पानी तथा अन्य उपयोगों को मिलाकर भी पानी की खपत सिंचाई में अधिक होती है। हरियाणा में 80 लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है। यदि औसतन 2 फसलें भी लेते हैं और औसतन 3 बार पानी लगाते हैं, तो सिंचाई के लिए 24 MAF पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पानी को बचाने के अलावा आज दूसरी आवश्यकता पानी को रिसाइकल करके इसका उपयोग बढ़ाने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले गांवों में तालाब के माध्यम से पानी का संग्रह किया जाता था और उनका उपयोग भी सुनिश्चित होता था। आज के समय में तालाबों के पानी का उपयोग कम होता जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए तालाब पूजा की प्रथा आरंभ की जाए। साल में एक दिन या किसी विशेष दिन पर गाँव में तालाबों का पूजन किया जाए। इसमें एक और पवित्रता का भाव आएगा तो दूसरी ओर पानी का संग्रह भी होगा। अपने देश में, दुनिया में
बहुत क्रांतियां हुई हैं और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूं इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूं। और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है, जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए। जब पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा, तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। तो इसी के लिए कई चीजें हमने की हैं। उसके अंदर जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश में भी जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज उसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आए। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रुपए लगा करके 200 STPs लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसेक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है। लगभग 8000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन ये हम कैसे ठीक करें। सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। 1 किलो चावल उगाने में, उसको पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने 7000 रुपया प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4000 रुपये प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं। अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे। तो जल ही जीवन है जैसा कहते हैं, तो जल ही जीवन के नाते से पानी को बचाना, अगली पीढ़ी के लिए पानी हमारा ठीक से हमें मिले। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संबंधित सुझावों का विस्तार से अध्ययन कर नई योजना बनाने तथा पायलट प्रोजेक्ट लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अन्य संस्थाओं द्वारा भी समय समय पर की गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से वेस्टर्न जमुना कनाल को मजबूत किया गया है, जिसका कार्य अगले साल तक पूरा हो जाएगा। इससे पानी की बचत भी होगी और पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
और हरियाणा सरकार के मनोहर प्रयास अब सफल हो रहे हैं। हरियाणा में हजारों किसान पारंपरिक खेती को त्याग कर प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इसका दोहरा फायदा समाज को मिल रहा है और किसानों को भी मिल रहा है। पहला, किसान की आय दोगुना हो रही है, तो जनता को, जो लोग हैं जो अनाज खा रहे हैं, क्योंकि अनाज के बिना वो रह नहीं सकते, तो उनको भी रसायन से मुक्त, यानी कि जो जहरीली खेती कहा जाता है, उससे मुक्त अनाज मिल रहा है। हरियाणा सरकार के प्रयासों की चौतरफा तारीफ हो रही है, तो किसान भी हरियाणा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। कृषि और किसान, इसके बिना जीवन की कल्पना करना बेईमानी होगी। हर देश की तरक्की और विकास किसान और कृषि पर ही निर्भर है। ऐसे में सरकार का कृषि की ओर और किसान की ओर खास ध्यान देना जरूरी हो जाता है। एक समय था जब खेती करना बड़ा ही कठिन और मुश्किल काम था। अपना खून पसीना एक कर किसान किसी भी भूमि को खेती योग्य बनाता है। उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि एक बंजर जमीन से भी एक किसान अनाज पैदा कर देता है। समय के साथ साथ किसान जागरूक भी हुए और खेती में नई तकनीक को अपनाना शुरू किया, और सरकार ने भी अपने स्तर पर प्रयास किए। नई तकनीक से किसानों को अवगत करवाना शुरू किया गया। मनोहर सरकार ने आर्थिक तौर पर किसानों की मदद की। नतीजा ये हुआ कि किसान ने खेती को तरक्की की राह बना लिया। हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयासों से आज हरियाणा कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरह से खेती का प्रारूप बदला और आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील किसान कहलाता है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था। और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया, और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया, जो देश इंपोर्ट करता था। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए, और कृषि के बाद फिर सेवाओं के काम शुरू हुए। आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि, हमारे जो जवान हैं देश की रक्षा करने के लिए, हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है।
हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है, उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां, 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है, तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। अब का किसान पहले जैसा किसान नहीं, पहले कहीं ज्यादा मेहनत थी और कहीं ज्यादा लागत। ऐसे में सरकार द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर किसान ने परंपरागत खेती से मोह भंग किया और प्राकृतिक खेती और बागवानी की ओर ध्यान देना शुरू किया। आज हजारों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके नाम के आगे प्रगतिशील किसान लगता है, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर खेती को फायदे का सौदा साबित किया और दूसरे किसानों के लिए ये प्रगतिशील किसान उदाहरण बनकर उभरे हैं। ऐसे अनगिनत किसान हैं हरियाणा में जो बागवानी, फूलों की खेती, मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन जैसे अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक खेती कर लाखों कमा रहे हैं। 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, तो वहाँ पे गुड़गांव के अंदर 19 सेक्टर में एक अपना कृषि विज्ञान के कृषि का मेला लगा था। तो उस समय हमारे को मैंने सम्मानित भी किया गया था मोदी जी के द्वारा। तो हम मोदी जी ने ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया और जोर देने के बाद कृषि विज्ञान केंद्रों में उनमें ये शिक्षाएं मिलने लगी। जैसे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है प्योदा रोड पे कैथल में, तो वहाँ से डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर अनिल खिप्पल और डॉक्टर जसबीर जी, तो उन्होंने मेरे को बोला राजेश दूसरी सब्जियां या दूसरी चीज़ें छोड़ के ऑर्गेनिक पे आ तू कर सकता है, खुद मेहनत करता है। तो मैंने सोचा सर मेरे को इसकी ट्रेनिंग दिलवाओ और मैं ये खुद ज़रूर करूँगा। तो उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग भी दिलवाई और उनका आज मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ तीनों को। तो उसके कारण मैं आगे बढ़ा हूँ। तो कुछ देख के किसान मेरे को भी, एक छोटा किसान आगे बढ़ सकता है, हम क्यों नहीं बढ़ सकते इसके साथ। तो मेरे साथ कुछ किसान लगे,
तो हमने अच्छा वो कराया, अच्छी आमदनी भी कमाने लग गए उससे। तो 2015-16 के अंदर सबसे पहले तो सरकार ने जो मोदी जी ने एक अवार्ड निकाला था, हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड, जो उससे पहले कभी किसी को ऑर्गेनिक का अवार्ड भी नहीं दिया गया। तो वो सबसे पहले ऑर्गेनिक अवार्ड मेरे को भी मिला है। तो मैं अपने को मैंने तरफ से सरकार को और मोदी जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए बहुत अच्छा सोचा है। क्योंकि किसान आगे प्रोत्साहन मिलेगा तो 10 किसान और जुड़ेंगे उससे। तो हमने अच्छा काम करने की उससे मैंने अच्छे बढ़ते रहे आगे। 2017 के अंदर जो हमारी हरियाणा सरकार है, जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने भी हमारे को प्रोत्साहन दिया। तो सूरजकुंड में रत्न पुरस्कार दिया, जो जैविक का सबसे पहला रत्न पुरस्कार था, वो हमारे कैथल ज़िले के अंदर मेरे को मिला है। तो हाँ, इससे 150-200 किसान और प्रभावित हुए, वो मेरे साथ जुड़ के और काम कर रहे हैं आज। सरकार की तरफ से पहले तो हमने सोलर पैनल 12 लगवाया था, उसमें सोलर पैनल का है वो सरकार की द्वारा लगवाया गया था। उसके बाद ड्रिप लगवाई थी, वो भी उसमें भी सरकार की सब्सिडी मिली थी। उसके बाद फिर अब हमने स्टैकिंग पे वर्टिकल फार्मिंग के लिए कर रहे थे, तो बांस आता है काफ़ी, मतलब 40-50 रुपये लग जाते हैं इसमें। तो उसके बाद फिर हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास गए, फिर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप कीजिए। उसके बाद हमने ये बांस लगाए हुए हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग की। उसके बाद भी हॉर्टिकल्चर से बार बार आते रहते हैं। उसके बाद फिर हमने लो टर्नल लगाया, उस पर भी सरकार ने सब्सिडी हमें दी है। लो टर्नल में हम सर्दियों में ही जनवरी और दिसंबर में ही तोरई और करेले की बुवाई कर देते हैं, जिसमें हमें अगेती भाव मिल जाता है। मतलब अप्रैल के शुरू में या मार्च के लास्ट वीक में सब्जियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें कि अच्छा भाव मिल जाता है। जैसे तोरई अब चल रही है, तो तोरई का 30 रुपये का भाव मंडी का है। हमने जब तोरई हमारी स्टार्ट हुई है बिकनी, वो 80 रुपये से स्टार्ट हुई थी, तो 80 रुपये का भाव काफ़ी होता है, उससे काफ़ी हमें आमदनी हो जाती है। तो हरियाणा सरकार की योजनाओं को किस नज़र से देखते हैं आप? बहुत अच्छी हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। एक देखो तो शुरू से लेके आखिर तक हरियाणा सरकार जो भी है सब्सिडी दे रही है, हर चीज़ पे दे रही है और प्रोत्साहित कर रही है फार्मर्स को कि न्यू टेक्नोलॉजी को आके अपनाएं, नई तकनीक से खेती करें, उसमें काफ़ी मुनाफा है। अगर पुराने हिसाब से खेती करते रहे तो उसमें इतना मुनाफा मेरे को तो दिखता नहीं कि कोई बहुत अच्छा कमा सकता है। हमें अगर खेती में पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो उसके लिए तकनीक को, जो तकनीकें आ रही हैं, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये मैं सन 80 से इंडिविजुअल खेती कर रहा हूँ मैं, और ये केला मैंने सन 14 में 3 पेड़ जो से मैंने गॉड गिफ्टेड थे, वो उससे काम शुरू किया। 3 से मैंने 13 बनाए, 13 से 130 बनाए, 130 से मैंने 21-2200 पेड़ के इस समय मेरे पास खड़े हैं। हाँ जी, और ये मेरी जो से पेड़ है ये ऑर्गेनिक है। इसमें मैं डीएपी के अलावा कुछ ज़्यादा कोई स्प्रे नहीं करता, कुछ नहीं डालता। और ये केला जो है खाने के काबिल है, पकाने के लिए नहीं। पकाने में नहीं पकता, पकाने पे ये बकबका सा स्वाद देता है। तो परंपरागत खेती से कैसा मुनाफा है इसमें, केलों की जो खेती कर रहे हैं आप? ऐसा जी, परंपरा ये चेंज ऑफ क्रॉप है सिर्फ मेरे लिए। मैं गन्ना नहीं लगा के ये गन्ने जितना मुनाफा ले रहा हूँ तकरीबन उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। पर ये है कि मेरे लिए चेंज ऑफ क्रॉप है, क्योंकि मैं सन 80 से लेकर वैसे जब से हमारे फोर फादर्स वगैरह खेती करते थे, जीरी धान और कनक वे थे। किसान सदियों से परंपरागत खेती जैसे धान, गेहूं आदि की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन पारंपरिक खेती की निर्भरता मौसम पर अधिक रहती है। नुकसान का भी खतरा मंडराता रहता है। कुछ सालों से खेती में लगातार हो रहे नुकसान की वजह से कृषि क्षेत्र में किसानों को चिंता में डाल दिया था, लेकिन इसी बीच हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए नई आशा की किरण जगाई है। ऐसे हालात से निपटने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा तमाम योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसकी बदौलत अब प्रदेश के प्रगतिशील किसान पूरे देश के सामने आय बढ़ाने का नायाब उदाहरण पेश कर रहे हैं। चलिए, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।